हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 यानी कि इश्यूज इन ओपन इकोनॉमी के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है यानी कि यूनिट नंबर 3 जो है वो डिस्कस कर रहे थे इश्यूज इन एन ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका लेसन नंबर 1 था ओपन इकोनॉमी मंडल फ्लेमिंग मॉडल। तो इस लेसन का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और ये यूनिट नंबर 3 के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 1 है, वरना ये वैसे लेसन नंबर 5 है। यानी कि इसके बाद हमारा सिर्फ मात्र और मात्र एक लेसन और बच जाएगा इस सीरीज का, जो यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो अब चालू करते हैं आज की वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑन रियल इंटरेस्ट रेट इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी। यानी कि जब भी हम पॉलिसीज में किसी प्रकार का बदलाव करते हैं तो उसका रियल इंटरेस्ट रेट पे किस तरह का बदलाव आता है इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी, एक स्मॉल ओपन इकोनॉमी के अंदर। ये हमें डिस्कस करना है आज की वीडियो में। तो एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी एंड टू शो द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्राइसेस ऑन इंटरेस्ट रेट्स अंडर स्मॉल ओपन इकोनॉमी मेक फॉलोइंग असम्पशंस। तो पहले इस बात को समझते हैं। सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट आती है वो क्या है कि हमें अचीव करना होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट। और वो कैसे निकलेगा? एक सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम लेवल अगर हम देखें किसी भी गुड्स के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, वो कब होती है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों हमारे क्या हो, इक्वल हो। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कंडीशन जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम है। यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है हमारे पास यहाँ पे? इक्वल है। लेकिन अगर कभी भी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से या फिर डिमांड सप्लाई से कम है तो इसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने की, तो वो काम कौन करता है? डिमांड और सप्लाई करते हैं। पर डिमांड सप्लाई किसके? मनी के। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं मनी के पर्पज से। तो मनी की डिमांड और मनी का सप्लाई दोनों मिलकर यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं। यानी कि जहां पे डिमांड ऑफ मनी इक्वल होगा डिमांड ऑफ सप्लाई के, तो वो हमारा पॉइंट बनता है इक्विलिब्रियम का, वो भी किसके? इंटरेस्ट रेट के। तो वही बात यहाँ पे है। तो एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम रेट को यहाँ पे अगर एस्टैब्लिश करना है वो भी किसमें? स्मॉल ओपन इकोनॉमी के अंदर। एंड टू शो द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज, और हमें ये भी देखना है कि अलग अलग पॉलिसीज जो है उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट के ऊपर अंडर अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी मेक्स फॉलोइंग असम्पशंस। इसे कुछ असम्पशंस है। पहला पॉइंट क्या आया? टोटल आउटपुट दैट इज वाई इज कांस्टेंट। तो जो टोटल आउटपुट है जिसको हम वाई बोलते हैं हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि आउटपुट हम चेंज नहीं करेंगे। ऑल्सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन डिस्पोजेबल इनकम, और आउटपुट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। जिनको नहीं पता बता देता हूं, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस में टैक्स। यानी कि वो इनकम जो हम अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करो किसी की इनकम मान लो 10 लाख है, उसमें से उसे 1 लाख रुपए टैक्स देना है, तो बाकी का जो बचा वो 9 लाख रुपए है ना, वो बनेगा उसकी डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि वो 9 लाख रुपए ही अलग अलग गुड्स की और अलग अलग सर्विसेज की कंजप्शन में खर्च कर सकता है। एंड इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन रियल इंटरेस्ट रेट, और जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है रियल इंटरेस्ट रेट पे। अभी बात भैया ये भी तो इंटरेस्ट रेट है, ये भी इंटरेस्ट रेट है। अरे दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट। तो दोनों चीजें अलग होती हैं। तो इंटरेस्ट रेट किस पर डिपेंड करता है? रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब किस तरीके से डिपेंड करता है वो थोड़ा समझते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वो था हमारा लिक्विडिटी ट्रैप। वहां पे मैंने ये समझाया भी था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कैसे अफेक्ट करता है। लेकिन आज हमें समझना है कि ऑल ओवर जो स्मॉल ओपन इकोनॉमी है उसमें इंटरेस्ट रेट का रोल क्या होता है, खासकर आउटपुट वगैरह को लेके, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट क्या आता है अगला? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन स्मॉल ओपन इकोनॉमी। यानी कि एक स्मॉल और ओपन इकोनॉमी के अंदर हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन ए स्मॉल ओपन इकोनॉमी रियल इंटरेस्ट रेट विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू रियल इंटरेस्ट रेट प्रीवेलिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो अगर हम एक स्मॉल ओपन इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है ना वो
किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम का, वो किस पे डिपेंड करता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। यानी कि मैंने एक बात समझाई थी आपको याद होगा पिछली वीडियो में कि जो खासकर स्मॉल ओपन इकोनॉमी होती है वहां पे जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल के हिसाब से होता है, ग्लोबल में क्या, ग्लोबल लेवल पे क्या रियल इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्योंकि स्मॉल ओपन इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती ग्लोबल लेवल पे किसी भी इकोनॉमी को। लेकिन हाँ, अगर कोई लार्ज ओपन इकोनॉमी है, कोई लार्ज लेवल की इकोनॉमी है, तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट जो यूज करते हैं ना वो कहीं ना कहीं ग्लोबली अफेक्ट कर सकती है। ये एक डिफरेंस समझाया था मैंने स्मॉल ओपन इकोनॉमी में और लार्ज ओपन इकोनॉमी में। तो वही बात यहां पे है। तो जो यहाँ पे बात किसकी आई कि भाई स्मॉल ओपन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या चलेगा, तो वो कहीं ना कहीं फॉलो करेगा ग्लोबल लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इफ वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इज R% देन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आल्सो सेम। तो अगर वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं हम R% बोल रहा हूं यहाँ पे, ये जो R* है, देन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। एंड हियर सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमारी सेविंग किसके बराबर होगी, इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, ये वाला पॉइंट R इक्वल्स टू R*। तो ये हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, सेविंग बराबर है किसके, इन्वेस्टमेंट की। ये देखो ये रहा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या यहाँ पे इक्वल है, यानी कि जितना पैसा लोग सेव कर रहे हैं वो सारा का सारा पैसा जो है कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जनरली ये होता भी है, देखने को मिलता है हमें कि जितना अमाउंट लोग सेव करते हैं जनरली वो सारा पार्ट क्या बनता है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाता है, लोग उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग अपने सेविंग किए हुए अमाउंट को, अपने हार्ड अर्न मनी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि एक तो पहले तुमने कमाया मेहनत करके, दूसरा बचाया वो भी एफर्ट्स डाल के, उसी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है पैसे बचाने के लिए, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए लोग जो है जनरली उस पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो जनरली लोगों के पास जो भी सेविंग होती है वो कहीं ना कहीं वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड हेयर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और देयर इज बैलेंस ट्रेड, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ट्रेड, ठीक है। एंड नेट एक्सपोर्ट्स आर जीरो, और कहीं ना कहीं नेट एक्सपोर्ट क्या बन गया, जीरो, कि हम जो है फॉरेन कंट्री में ट्रेड नहीं कर पा रहे, हम फॉरेन कंट्री में कोई भी गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। इफ वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस टू R1*, अब मान लो कि वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो R* से R1* पे पहुंच गया है, देन इंटरेस्ट रेट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी आल्सो इंक्रीज। तो अब जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसका भी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई छोटी सी इकोनॉमी है, अपना कोई इंटरेस्ट रेट तो है नहीं, उसे ग्लोबल लेवल पे जो चीज चल रही है उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। एंड हियर इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस एज देयर इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे लोग, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात है, हम जो है इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, कम हो। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोन इजीली इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल हो सकता है। और यही नहीं, हम बोलते हैं ना कि भाई इन्वेस्टमेंट लोग किस लिए करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए, और प्रोडक्शन के 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल की कॉस्ट कम आती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। सपोज करो कि किसी पर्सन को 1 CR जो है वो अपने बिजनेस में लगाने हैं, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है, तो अगर उसने 1 CR मार्केट से लिया तो उसे साल का 10% पर एनम मान लेते हैं, तो 1 CR का 10% कितना होगा, 10 लाख रुपए एक साथ देना पड़ेगा। अगर वो यही इंटरेस्ट रेट अगर 5% हो गया तो वो इन्वेस्टमेंट इजीली कर लेगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी कॉस्ट कम आ रही है लोन लेने की, अब उसे 1 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ 5 लाख देना पड़ेगा साल का। तो वही चीज यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ, 10% बढ़ के मान लेते हैं कि 20% हो गया, तो अब उसे साल का 20 लाख रुपए एज अ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देगा क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो हियर इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस एज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स आर कांस्टेंट, सेविंग कांस्टेंट है, सो एट इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट सेविंग्स बिकम मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो अगर कभी भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज हुआ है और सेविंग कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि जो सेविंग है वो ज्यादा जाएगी इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि सेविंग कांस्टेंट है और इन्वेस्टमेंट कम करके, यानी कि लोग सेव ज्यादा करके बैठे हैं पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और सेविंग इन्वेस्टमेंट से क्या हो गई, ज्यादा हो गई इस पॉइंट पे। तो हेंस देयर इज अ ट्रेड सरप्लस, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस। तो क्या तो बच्चा बताएगा मुझे कि ट्रेड डेफिसिट कब होगा, जब इसका उल्टा हो। यहां पे जो है वो सेविंग ज्यादा थी इन्वेस्टमेंट से, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, सेविंग कम कर दूं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट। ये भी चीज ध्यान रखना। तो ट्रेड सरप्लस एंड द स्मॉल ओपन इकोनॉमी लैंड्स टू फॉरेनर्स एज सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट। और यही नहीं, अब जो स्मॉल ओपन इकोनॉमी है वो लैंड करेगी अपने पैसों को, क्यों?
क्योंकि भाई मेरे पास सेविंग ज़्यादा है, मुझे पैसा इन्वेस्ट कम कर रहा हूँ मैं, तो जो बाकी पैसा है जो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, क्या मैं उसे फॉरेन कंट्रीज को उधार पे नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो स्मॉल ओपन इकोनॉमी लैंड्स टू फॉरेनर्स एज सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि सेविंग जो है वो क्या है, ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। लेकिन अगर मान लो इसका उल्टा होता, यानी कि सेविंग कम होती इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग उतनी है ही नहीं, तो भाई बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है? इसी को मैं क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। बाकी पैसा कहीं ना कहीं अब इन छोटी मोटी इकोनॉमी को उधार पे लेना पड़ रहा है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, अब उन्हें पैसा क्या लेना पड़ेगा, उधार पे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट फालतू कर रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि सेविंग कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उधार पे लेके जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक सपोज एक लॉजिकल बात समझे, मान लो कोई पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग करता है 10 लाख रुपए की, अब वो 10 लाख को इक्विटीज में लगाना चाहता है, तो क्या वो 15 लाख लगा देगा? पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद सेविंग है ही 10 लाख रुपए, तो इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बोरो किया होगा ताकि वो 15 लाख रुपए लगा सके। वो चीज है यहाँ पे। तो इफ वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस टू R2 स्टार, लेकिन सपोज करो कि वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाए R2 स्टार तक, तो देखो ये डिक्रीज कर गया, वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट R2 स्टार तक डिक्रीज कर चुका है। देन इंटरेस्ट रेट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑल्सो डिक्रीजेस। अब जब ग्लोबल लेवल पे इंटरेस्ट रेट R2 स्टार तक कम हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए भी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑल्सो डिक्रीजेस टू R2 एंड हेयर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? अभी समझाया था ना कि अगर मान लो किसी को 1 CR चाहिए, उसको भी 10% देना पड़ रहा है, यानी कि साल का 10 लाख रुपए देना पड़ रहा है सिर्फ ब्याज का। अगर वो रेट कम हो जाए, 5% हो जाए, तो अब उसे सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 5 लाख। यानी कि अब वो जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर मान लो सिर्फ 5% ब्याज देना पड़ रहा है, यानी कि साल का सिर्फ 5 लाख देना पड़ रहा है, अगर उसे और भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 2 करोड़ भी लोन ले सकता है, क्योंकि 2 करोड़ लोन लेगा तब उसके 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ। तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोन लिया है उसकी कॉस्ट कम आ रही है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस एज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। हाउएवर सेविंग्स आर कांस्टेंट, तो पर सेविंग कांस्टेंट है, सो एट डिक्रीज इंटरेस्ट रेट सेविंग्स बिकम लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो अब की बार क्या होगा, सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, हेंस देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। एंड स्मॉल ओपन इकोनॉमी बोरोज फ्रॉम फॉरेनर्स। तो अब की बार जो स्मॉल ओपन इकोनॉमी है वो पैसा उधार पे लेगी, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, एज सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि सेविंग जो है वो क्या है, कम है इन्वेस्टमेंट से। तो अगर सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस। और अगर सेविंग कम हो इन्वेस्टमेंट से, तो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ 3 डिफरेंट पॉलिसीज ऑन इंटरेस्ट रेट इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी। तो एक स्मॉल ओपन इकोनॉमी में 3 डिफरेंट पॉलिसीज कैसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो समझते हैं। पहला क्या आता है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एट होम। तो जब हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी, लेकिन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है वो 2 तरह के काम करे। एक तो अपने खर्चे बढ़ाए, अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करे, इसका मतलब इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहती है। और जब इकोनॉमी को एक्सपेंड करेगी तो उसके लिए गवर्नमेंट को खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, ठीक है, प्लांट्स एंड मशीनरी पे हो, इक्विपमेंट्स पे हो, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज पे हो, तो सब पे खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे। और अगर गवर्नमेंट को और ज़्यादा अपलोड करना है तो गवर्नमेंट को टैक्स रेट भी कम करना पड़ेगा, ताकि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन कर पाए। तो गवर्नमेंट जो है ना एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2 काम करती है। एक तो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, अपनी स्पेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, और जो टैक्स रेट है उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ताकि लोग भी कंजप्शन कर सके। तो ये होता है हमारा एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट, ये हमारी सेविंग, ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम, फिर ये हमारा क्या बन गया, नया इक्विलिब्रियम। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल लेवल इक्विलिब्रियम था पहले वाला, जब सेविंग एस कर रहे थे, जब सेविंग में शिफ्ट आया, एस से S1 की तरफ सेविंग हुई, तो लोग जो है वो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट कर गया। तो रियल इंटरेस्ट रेट का ग्राफ हमारा ये रहा, और ये हमारे पास, ठीक है, ग्राफ है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। अब समझते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड। अब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड ही कैसे काम करती है, उसका भी सेम लेवल है काम करने का, ठीक है। तो भाई ये हमारा रियल इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और सेविंग जो हमारी S से कहाँ हो गई, S1 पे पहुंच गई, तो इसका इंपैक्ट रहा। अब आता है रियल इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट, ठीक है। अगर रियल इंटरेस्ट रेट R स्टार से R1 स्टार हो गया,
ठीक है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरीके से मूव करेगा और हमारा जो ये है ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, इनिशियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वैसे तो मैं ये सब चीज़ जो है कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुका हूँ इन सारे पॉइंट्स के अंदर ही, इस ग्राफ के अंदर ही। जब मैंने समझाया था कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तब क्या होता है, नीचे जाता है तब क्या होता है, तब जो है हमारी जो ओपन इकोनॉमी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तब कैसे रिएक्ट करती है, और बढ़ता है तब कैसे रिएक्ट करती है, और क्या होता है ट्रेड सरप्लस, क्या होता है ट्रेड डेफिसिट, सब बता चुका हूँ। इसके बाद तीसरा मेन पॉइंट वो आता है सिर्फ एक इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, कि इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर बढ़ी है तो जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने की, और जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी यूज होगी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आई से कहां शिफ्ट कर जाएगा, आई डैश की तरफ, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट आएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। और अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम की जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट की जो क्वांटिटी है उसे रिड्यूस करते हैं, तो जो आई डैश है, तो जैसे अब यहाँ पे आई है तो इसे नीचे शिफ्ट कर जाएगा वो, तो नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कर्व के अंदर। तो ये हमारे थे कुछ सिंपल से पॉइंट्स, उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये था हमारा वीडियो जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि पॉलिसीज में चेंज करने के बाद और उसका रियल इंटरेस्ट रेट पे क्या फर्क पड़ता है, और अगर रियल इंटरेस्ट रेट फर्क पड़ रहा है तो उसका स्मॉल ओपन इकोनॉमी पे किस प्रकार का फर्क पड़ेगा। ये था हमारा आज का वीडियो, और उम्मीद है आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेन टॉपिक ये था आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए और आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। ये तो बस ये 3 केसेस हैं कि अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करेंगे या फिर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड की यूज करेंगे या फिर हम इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट डिमांड को, तो हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा और किस तरह का इंपैक्ट आएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों के एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।